स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हैं। आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2023 का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का जो पेपर था, इसको देखेंगे। ये बोर्ड एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में हुए थे, इसका पेपर है एनसीईआरटी का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। चलिए हम देख लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं इसमें। आप इस पेपर को देखने के बाद जान जाएंगे कि पेपर किस तरीके से आता है, क्वेश्चन किस प्रकार के इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। समय 3 घंटे, इसमें यहाँ पे 3 आवर्स लिखा हुआ है। और पूर्णांक अगर हम देखें यानी कि मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो देखें तो 80 हैं यहाँ पे। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न पत्र किस प्रकार का है। सबसे पहले प्रश्न पत्र में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें निर्देश यानी कि ये डायरेक्शंस जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये हमें पढ़ने होते हैं। उसके बाद जो है हम प्रश्नों के आंसर देंगे। यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि प्रश्न किस प्रकार से हैं और कितने कितने मार्क्स के हैं। पहले आपको सबसे पहले इन निर्देशों को पढ़ना होता है और उसी के आधार पर आपको प्रश्नों के आंसर यानी यहाँ पे देने होते हैं। तो ये है बोर्ड का पेपर जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए थे 2023 में। यहाँ पे लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान 2023 बोर्ड का पेपर है ये। चलिए देख लेते हैं, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 से यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे क। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में पहले क है। क देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है अभी यहाँ पे, तो देख लेते हैं। फ्रांस की नागरिक संहिता 1804 को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। फ्रांस की नागरिक संहिता 1804 को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। पहला है यहाँ पे फ्रेंच संहिता, दूसरा है नेपोलियन संहिता, तीसरा है पेरिस संहिता और चौथा है मेरोलियन संहिता। तो किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको जो सही आंसर है उसका चयन यहाँ पे करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगला देख लेते हैं ख। उस नेता का नाम बताइए जिसकी मृत्यु साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के दौरान हुई थी। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के दौरान किस नेता की मृत्यु यहाँ पे हुई थी वो बताना है। पहला है राजगुरु, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा सुखदेव और चौथा विकल्प यहाँ पे है लाला लाजपत राय। तो इनमें से कौन सा ऐसा नेता था जिसकी मृत्यु साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के दौरान हुई थी। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। अगला है ग। विश्व में आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से हुई। विश्व में आर्थिक महामंदी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी प्रकार से आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं उनमें भी जो है आपसे पूछा जा सकता है आर्थिक महामंदी से संबंधित। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शुरुआत कब से हुई थी विश्व में आर्थिक महामंदी की। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे 1929, दूसरा है 1930, तीसरा है 1931 और चौथा है यहाँ पे 1932। तो यहाँ पे अगर हम शुरुआत देखें आर्थिक महामंदी की तो वो 1929 से हुई थी, यानी कि जो पहला विकल्प यहाँ पे है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं घ। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया था। पहला है योहान गुटेनबर्ग, दूसरा है जेम्स वॉट, तीसरा है न्यू कॉमन और चौथा विकल्प यहाँ पे है मार्कोनी। प्रिंटिंग प्रेस का विकास सबसे पहले किसने किया था। यहाँ पे जो पहला विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अगला है ड़। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। पहला विकल्प है यहाँ पे कृषि प्रसार, दूसरा है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीसरा है वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं और चौथा विकल्प है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। इनमें से सही विकल्प आपको बताना है कौन सा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे चौ। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरण योग्य, दूसरा है प्रवाह, तीसरा है जैव और चौथा विकल्प है अनवीकरण योग्य। चलिए 6 देख लेते हैं। 6 है निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार दोहराया गया है और यहाँ पे जो 6 है 6 वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही।
6 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? पहला यहाँ पे है कावेरी नदी, दूसरा है कृष्णा नदी, तीसरा विकल्प है नर्मदा नदी और चौथा है सतलुज नदी। तो अगर हम देखें तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यहाँ पे तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। जो है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ए है खनिज तेल, बी है यूरेनियम, फिर अगला है तीसरा विकल्प थोरियम और चौथा विकल्प है यहाँ पे कोयला। चौथा विकल्प है कोयला। चलिए अब यहाँ पे दूसरा पहला जो प्रश्न था उसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे, आपको सही विकल्प का उसमें चयन करना था। आगे अब प्रश्न नंबर 2 से हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको वाक्यों में जो है आंसर देना है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? हाउ मैनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपको बताना है कि कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? यहाँ पे हम सिर्फ प्रश्नों को देख रहे हैं। स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ये सभी एक एक नंबर के प्रश्न हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जो इनके नंबर हैं वो दिए गए हैं कि कितने कितने नंबर के प्रश्न ये हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। भारत के 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दोहराया गया है। और यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 2 था ये भी इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा प्रश्न नंबर 4 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी कई बार जो है दोहराया गया है, यानी कि कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। भारत के 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम यहाँ पे बताने हैं। कभी कभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम भी पूछे जाते हैं। चलिए 5 देख लेते हैं। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पे सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? उसके बाद है प्रश्न नंबर 7। राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन हेतु नोडल मंत्रालय कौन सा है? राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन हेतु जो मंत्रालय है कौन सा मंत्रालय है? आगे है एनएसएस का विस्तारित नाम लिखिए। एनएसएस का विस्तारित नाम लिखिए, यानी कि फुल नेम, राइट द फुल नेम ऑफ एनएसएस। ये कई बार पूछा गया है। एनएसएस का फुल नाम यानी कि विस्तारित नाम, इसको आपको जो है याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। जितने भी इम्पॉर्टेंट है मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ आप सभी को, आप सभी लोग उन पर गौर अवश्य कीजिएगा। अब है प्रश्न नंबर 9। कानून का शासन किस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है? कानून का शासन किस प्रकार की शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है? चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। यहाँ से 3-3 नंबर के प्रश्न जो हैं स्टार्ट हो गए हैं आपके, यानी कि इसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 3 मार्क्स मिलेंगे आपको, उसके आधार पर यहाँ पे आंसर करने होंगे। देखिए 10वां है यहाँ पे, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जितने भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 11। 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ? 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति जो उसमें प्रचलित, यानी कि जो मुद्रण संस्कृति उसमें चल रही थी, उस संस्कृति का भारत की जो गरीब जनता थी उस पर क्या असर हुआ, ये आपको बताना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। परिवहन व संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी कई बार पूछा गया है। परिवहन और संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 14। खुली बेरोजगारी तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है आपको, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच में। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। यहाँ पे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ये बताना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है यहाँ पे, दबाव समूहों की गतिविधियाँ लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं?
दबाव समूहों की जो गतिविधियां हैं वो लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है। ये प्रश्न यहाँ पे कई बार जो है पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से इसको घुमा करके कई बार पूछा जाता है दबाव समूह से संबंधित। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है यहाँ पे, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। वट आर दी कंडीशन अंडर विच डेमोक्रेसीज अकोमोडेट सोशल डिवर्सलाइट। चलिए अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे देखेंगे 18। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था प्रश्न नंबर 17। उसके बाद 18 है, आपदाओं के दौरान वैकल्पिक संचार प्रणालियों की क्या उपयोगिता है। अगर हम प्रश्न नंबर 18 की यहाँ पे बात करें तो प्रश्न नंबर 18 में आपको एक विकल्प है यहाँ पे चयन के लिए आपको दिया गया है, यहाँ पे अथवा लिखा हुआ है, यानी कि आप इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न कर सकते हैं। अगर आपको आपदाओं के दौरान वैकल्पिक संचार प्रणालियों की क्या उपयोगिता है, ये प्रश्न आपको नहीं आता है इसका आंसर, तो आप यहाँ पे इस प्रश्न को भी कर सकते हैं, यानी कि प्राथमिक उपचार से क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोनों, आपदाओं के दौरान वैकल्पिक संचार प्रणालियों की क्या उपयोगिता है ये भी, और साथ ही प्राथमिक उपचार वाला जो प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। उसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19, भूस्खलन के लिए जिम्मेदार कारकों का उल्लेख कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है भूस्खलन से संबंधित, इसके लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन है, यानी कि भूस्खलन क्यों होता है, किन कारणों से होता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 यहाँ पे, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। ये नेपोलियन से संबंधित यहाँ पे पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 21 हम देखेंगे यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, समझाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 से 4 नंबर के प्रश्न आपके स्टार्ट हो गए हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार पूछा जाता है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो इसके बाद यहाँ पे आपको चयन के लिए दिया गया है, आप इनमें से टिप्पणी कर सकते हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रॉलेट एक्ट और साइमन कमीशन, आप इन दोनों पे टिप्पणी भी कर सकते हैं, या फिर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम से संबंधित जो प्रश्न है यहाँ पे, इसका आंसर भी आप कर सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आता तो यहाँ पे विकल्प फिर से आपको दिया गया है चयन के लिए, उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों के बारे में बताइए। आप इन दोनों में से किसी एक का आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 23 हम देखेंगे यहाँ पे, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर हैं, उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। संघीय और एकात्मक स्वरूप जो हैं शासन के, इनमें क्या अंतर है, आपको उदाहरण के द्वारा यहाँ पे स्पष्ट करना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आप यहाँ पे जो दूसरा दिया गया इसका आंसर कर सकते हैं। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारक बताइए। सत्ता की साझेदारी से संबंधित प्रश्न है यहाँ पे, इन दोनों में से आप एक कोई सा भी कर सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 24, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे इस प्रश्न की बात करें, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी से संबंधित जो प्रश्न है इसकी बात करें, और साथ ही प्रश्न नंबर 24 की बात करें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा गया है कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। अगर हम बात करें इन 2 प्रश्नों की, यहाँ पे सत्ता की साझेदारी से संबंधित जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है इसकी, और साथ ही सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, तो ये वीडियो एक मैंने बनाया हुआ है, उसमें जो है इसके आंसर मैंने आपको कराए हुए हैं। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर आप नहीं देख सकते तो मैं इसमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगी, आप इसको जा करके देख लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण आपको करना है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको दूसरा प्रश्न यहाँ पे विकल्प दिया गया है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाइए। मुद्रा जो है वो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह से सुलझाती है, उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 है यहाँ पे, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुँचाता है। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 27, दिए गए भारत के राजनैतिक रेखा मानचित्र पर
उन 2 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ निम्नलिखित घटनाएं हुई थी। ये मानचित्र से संबंधित है, इसको आपको मानचित्र में जो है भरना होता है। तो यहाँ पे पहला है दांडी यात्रा, किस राज्य में हुई थी, आपको राज्य जो है दर्शाना है। उसके बाद है चौरी चौरा कांड, दांडी यात्रा की बात करें तो ये गुजरात में, और उसके बाद चौरी चौरा कांड जो था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। वो है यहाँ पे दिए गए भारत के इसी मानचित्र पर संकेतों की सहायता से निम्नलिखित को दर्शाना है। अभी जो आपने देखा था उसमें कोई संकेत नहीं दिए गए थे, आपको इसी तरह से बस जो है राज्य दर्शाने थे कहाँ पे ये घटना हुई थी। अब यहाँ पे आपको चित्र ये जो संकेत दिए गए इनके माध्यम से दर्शाना है। पहला है बेलाडीला लौह अयस्क खदान को आपको यहाँ पे जो चिन्ह दिया गया इसके माध्यम से आपको दर्शाना है। उसके बाद घ है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, इसको भी आपको यहाँ पे चिन्ह दिया गया, इस चिन्ह से जो है दर्शाना है। उसके बाद है उत्तर दक्षिणी गलियारे का उत्तरी छोर, जो चिन्ह यहाँ पे आपको दिए गए इन्हीं चिन्हों से आपको जो है दर्शाना है। अगला है मारमागाऊ समुद्री पत्तन, तो ये आप सभी को जो है मैप में दर्शाने हैं, यानी कि जो आपको मानचित्र मिलता है उसमें आपको इन सबको दर्शाना होता है। तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए थे। यहाँ पे ये है, यहाँ ये दृष्टिहीन छात्रों के लिए, इस पर आपको फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था क्लास 10th का बोर्ड का पेपर 2023 में, अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए थे उसका पेपर था ये, आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। अगर आप सभी लोगों को पसंद आया तो प्लीज़, जितने भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ, ताकि आप सभी लोगों को हेल्प मिल सके इन सभी से। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।